सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। जो वर्ण विचार टॉपिक है वो संस्कृत और हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम अगर संस्कृत और हिंदी में व्याकरण की बात करें और व्याकरण में हम अगले टॉपिक जो पढ़ेंगे उन टॉपिक के लिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक है उन टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ण विचार जो है, वर्ण विचार हमें ये बताता है कि भाषा, लिपि, ध्वनि और शब्द, वाक्यांश, वाक्य ये क्या है, इनके भेद कितने हैं, ये इनके जो क्वेश्चंस हैं, यानी इनके जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, भेद क्या क्या हैं, और संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, विसर्ग क्या है, हलंत क्या है संस्कृत में। तो इनके लिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, और संधि जब हम समझेंगे तो भी हमें इस टॉपिक का ज्ञान होना जरूरी है। और जो ये टॉपिक है वर्ण विचार, ये टॉपिक आपके 9th 10th 11th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा ये टॉपिक आपके रिट और पटवार, इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला बिंदु है भाषा। देखो, भाषा हम अपने विचारों को अब विनिमय करने यानी आदान प्रदान, हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने या अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कह सकते हैं। भाषा 3 प्रकार से होती है। पहले लिखित, यानी जो हम अभिव्यक्ति लिखित माध्यम में करते हैं वो लिखित भाषा होती है, यानी कोई भी अभिव्यक्ति या विचारों का आदान प्रदान हम लिखित माध्यम में करते हैं तो वो लिखित होता है। और अगर मौखिक माध्यम में करते हैं यानी बोल करके करते हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक भाषा कहलाती है। और अगर हम विचारों की अभिव्यक्ति अगर सांकेतिक तौर पे करते हैं तो वह सांकेतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। क्योंकि देखो, सांकेतिक जो अभिव्यक्ति होती है, सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है, इसमें हम किसी भी प्रकार के विचारों को इशारा करके या संकेत के आधार पर समझाते हैं। जैसे हाँ, ना, ये हम हाथ हिलाकर, तो ये सांकेतिक तौर पर गया। अब लिपि की हम बात करें तो लिपि की बात करें तो हिंदी में देवनागरी लिपि है। लिपि की बात करें तो लिखने का जो सही तरीका या ढंग होता है उसे लिपि कह सकते हैं। लिपि क्या है, यानी लिखने का सही तरीका या ढंग लिपि होता है। ये इस लिपि में, हिंदी में देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि ऐसी लिपि होती है जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ये इसकी विशेषता है कुछ। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो बिंदु है ध्वनि। देखो, इसको हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काम है। जो ध्वनि है, ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई में कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो सकती है। जैसे क, च, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो सकती है। ध्वनि किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब वर्ण और अक्षर की बात करें, वर्ण या अक्षर, वर्ण और अक्षर की बात करें, वर्ण न क्षयते न क्षीयते इति अक्षरम, यानी वर्णान्ते इति वर्ण कथ्यते। कहते हैं कि वर्ण जिसका क्षरण यानी जिसको बांटा ना जा सके उसे वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। यानी ऐसी एक इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकते या उसका क्षरण नहीं होता उसे वर्ण कह सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन। उससे पहले हम बात करते हैं शब्द क्या होते हैं। देखो, वर्ण का हमने बोला क्षीयते अक्षरम या वर्ण, न क्षीयते अक्षरम या वर्ण, या वर्णान्ते इति वर्णम। इसके बाद बात करते हैं शब्द। देखो, शब्द क्या होता है। हमें पता है कि शब्द वर्णों से मिलकर जो समूह बनता है वो शब्द होता है। लेकिन शब्द कैसा भी हो सकता है, लेकिन वह
शब्द या पद वही होता है जो सार्थक वर्णों का सार्थक रूपी शब्द या पद होता है। यानी वर्णों का सार्थक रूप से तात्पर्य है कि उसका अर्थ सही होना चाहिए। जैसे लिखा कमल, कमल नाम भी हो सकता है, कमल कमल का फूल भी हो सकता है, यानी इसका अर्थ जो है अर्थ निकलता है। इसलिए यह जो क म और ल वर्ण से मिलकर जो पद बना है, शब्द बना है, वो क्या है? शब्द है, यानी सार्थक रूपी शब्द है। अगर मान लो मैं लिखूं अड़मल, अब ये जो है अड़मल, अब इसको अड़मल कोई शब्द नहीं है, यानी ये सार्थक कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसे शब्द या पद नहीं कह सकते। शब्दों की हम बात करें तो संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं, सुबंत या तिङन्त। सुबंत या तिङन्त। देखो सुबंत जो शब्द होता है जिसके पीछे सुप उपसर्ग लगते हैं वह सुबंत शब्द कहलाते हैं, और जिनके पीछे ती शब्द लगते हैं, ती प्रत्यय लगते हैं, सॉरी, जिनके पीछे सुप प्रत्यय लगते हैं, जिन शब्दों के पीछे सुप प्रत्यय लगते हैं जैसे शब्द रूप होते हैं संस्कृत में, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है, और जिनके पीछे ती प्रत्यय लगते हैं जैसे तिङन्त शब्द यानी धातु रूप जो होते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छामः गच्छामि, यानी जो लकार होते हैं यानी धातु रूप यानी क्रियापद होते हैं वो तिङन्त शब्द होते हैं, और जो सामान्य शब्द होते हैं जैसे राम श्याम मोहन वो सुबंत शब्द होते हैं। ये संस्कृत के आधार पर है। अब बात करें हम हिंदी के आधार पर, यानी हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में दो प्रकार के शब्द लें तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। अगर वैसे माने तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो हिंदी रूपांतरण शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे तत्सम शब्द अग्नि है और उसका तद्भव रूप है आग, और तत्सम शब्द कार्य है, उसका तद्भव रूप है काम। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। जो संस्कृत शब्द है वो तत्सम शब्द है, और जो हिंदी शब्द है वो तद्भव शब्द है। इसी प्रकार के अगर हिंदी में हम एक और रूप लें, संस्कृत और हिंदी में दोनों में एक और रूप लेते हैं तो होता है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं, पहले हम बात करें विकारी शब्दों में, यानी विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनका लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति इनके आधार पर परिवर्तन हो जाता है वाक्य में, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनका लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाक्य में प्रयोग करने पर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को हम अवय शब्द के कहते हैं। अवय शब्द यानी अवय यानी खर्च होना, यानी उनमें अगर जब हम कोई शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं और कर्ता अगर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या लिंग और विभक्ति के आधार पर अलग है, उसके आधार पर उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है वाक्य में, तो वह अविकारी अवय शब्द कहलाता है। जैसे अत्र, यत्र, सर्वत्र, ये क्या अविकारी शब्द है। अब हम बात करते हैं शब्द के बाद में शब्द, वाक्यांश और वाक्य क्या होता है। शब्द जैसे कि हमने बात कर ली कि सार्थक रूप वर्णों का सार्थक रूपी शब्द कहलाता है, उसी प्रकार से हम बात करें तो वाक्यांश यानी शब्दों का, कुछ शब्दों का सार्थक रूप ही वाक्यांश या वाक्य कहलाता है। वाक्य का छोटा पद, वाक्य का यानी भाग, वो वाक्यांश कहलाता है, और पूर्ण जो वाक्य होता है जैसे कमल घर जाता है, तो ये क्या है? वाक्य है। ये शब्दों का सार्थक रूप है, यानी कमल जो है, कमल किसी का नाम है, घर
यानी घर, और जाता है यह क्रिया है। ये क्या है? सार्थक रूप है। इसके आधार पर हम बात करें, अगर इन पदों को हम कर्म में ना लगाकर उल्टा सीधा लगा दे, यानी है, घर, जाता, कमल, तो इसका कोई सार्थक रूप नहीं बनता है। इसलिए ये क्या है? ये वाक्य नहीं हो सकता। अगर शब्द हम सार्थक के सही रूप में लगाए हैं, सही क्रमबद्ध तरीके से लगाए हैं, यानी सार्थक रूप है, तो ही उसे हम वाक्य या वाक्यांश कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन 5 बिंदुओं के बारे में बात की है, जिसमें भाषा 3 प्रकार और लिपि, देवनागरी जो लिपि के बारे में बात की, ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में बात की है, शब्द क्या होते हैं ये बात की है, संस्कृत में क्या होते हैं और हिंदी में क्या होते हैं, दोनों के बारे में बात की हमने। इससे ज्यादा देखो, संस्कृत और हिंदी में समान ही होते हैं। संस्कृत में सुबंत तिङन्त बांटे जाते हैं और हिंदी में तत्सम या तद्भव बांट सकते हैं। इसके अलावा विकारी और अविकारी, जिसे संस्कृत में अव्यय शब्द कहते हैं, हिंदी में तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्द, विकारी और अविकारी, और संस्कृत में इसे अव्यय भी कह सकते हैं। अब हम बात करें तो वाक्य वाक्यांश की बात कर ली हमने कि सार्थक रूप ही, यानी पदों का या शब्दों का सार्थक रूप वाक्य या वाक्यांश कहलाता है। अब वाक्यांश क्या होता है? कमल, घर, ये वाक्यांश कह सकते हैं, यानी इसका छोटा भाग, ये पूर्ण भाग होता है, ये वाक्य होता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर बिंदु पर, वर्णों का जब हम विभाजन करें, अक्षर या वर्णों का हम विभाजन करें तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला स्वर और व्यंजन। देखो, जो स्वर होते हैं, उन स्वर की परिभाषा अगर बात करें तो स्वर की परिभाषा होती है वह उच्चारण या वह ध्वनि जिनको उच्चारण करने में किसी और ध्वनि की या और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वह ध्वनि जो उच्चारण करने में किसी और अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी जिह्वा है, मुख है, किसी और अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वर कहलाता है। यह ध्वनि स्वतंत्र होती है, यानी इसमें किसी और ध्वनि की सहायता या और वर्ण की सहायता नहीं होती है। या कह सकते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? वह वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी और वर्ण की आवश्यकता न पड़े, वह स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में देखो, संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, लेकिन हिंदी में स्वर होते हैं आपके 11। कैसे? क्योंकि हिंदी में जो 11 स्वर होते हैं, उनमें अगर 2 स्वर और लगा दिए जाए तो 13 स्वर बन जाते हैं। इसलिए अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें, यानी पूर्ण वर्णमाला, वर्णमाला यानी वर्णों की एक प्रकार से पूरी माला, यानी वर्णों की बात करें तो हिंदी में जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं, 44, और संस्कृत में जो वर्णमाला होती है वो 46 होते हैं, यानी 46 वर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर की बात करें तो स्वर हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में आपके 13 होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो स्वर कितने प्रकार के? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? पहले तो हम बात करें ह्रस्व स्वर होते क्या है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ये स्वर 5, संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में 4। देखो, अ, ई, उ और री। और अगर संस्कृत में जोड़ा जाए तो एक वर्ण और जुड़ता है, री। ये 5 वर्ण, यानी ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक स्वर कहते हैं, एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, उ, अ, ई छोटा उ, अ, ई, उ, री और री, यानी 2 ये वर्ण एक्स्ट्रा होते हैं। और इसके बाद बात करें दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? वह स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का स्वर समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यानी बड़े स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक। अब द्विमात्रिक स्वर हम जोड़ें तो द्विमात्रिक स्वर आगे वाले बड़े स्वर, आ, बड़ी ई, बड़ा उ,
इसके अलावा ए, ओ, ऐ और औ। ये हो गया द्विमात्रक। इसके बाद बात करें तो पलुत स्वर, पलुत स्वर, पलुत स्वर यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, पलुत स्वर कहलाता है। तो वह होता है ओ, उ, म, जिसे हम ऐसे लिखते हैं ओम, ओ, उ, म, 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे पलुत स्वर कहते हैं। अब हम बात करें तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन होते हैं 33 या अर्धमात्रिक होते हैं। अर्धमात्रिक का मतलब क्या है? अर्धमात्रिक का मतलब है कि इनमें मात्रा नहीं होती है। जैसे हम बात करें का, यानी हलंत होता है, यानी इसमें स्वर नहीं है, केवल का है। अगर का पूर्ण लिखा जाए तो का अ की मात्रा होती है, यानी यह स्वर के साथ में और यह स्वर के साथ में नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। ये अर्धमात्रिक स्वर है, अर्धमात्रिक व्यंजन है। अब व्यंजन की बात करें तो 33 होते हैं और संस्कृत और हिंदी में दोनों में 33 ही होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन में देखो, स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक यह हलंत है। हर एक वर्ग के 5-5 विभाजन होते हैं, जिसे हम संस्कृत में कु वर्ग, चू वर्ग, तू वर्ग, टू वर्ग और पू वर्ग से विभाजित करते हैं। यानी संस्कृत में हमें इन वर्गों का विभाजन इन नामों से बुलाते हैं। कु वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ, और चू वर्ग यानी च, छ, ज, ज, ण, और टू वर्ग यानी त, थ, द, द, न, टू वर्ग यानी ट, ठ, ड, ड, न, और पू वर्ग प, फ, ब। यानी ये 25 होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन की बात करें, यानी अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, हम परिभाषा क्या होती है? स्पर्श व्यंजन वे वर्ण उच्चारण करने में, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख का कोई भाग स्पर्श होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद बात करें अंतस्थ व्यंजन, यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में फेफड़ों की हवा बाहर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी अंदर की हवा से बोले जाने वाले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन होते हैं य, व, र और ल। य, व, र, ल बोल के हम दे सकते हैं य, व, र, ल, यानी अंतस्थ, अंदर से बोले जाते हैं। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में शरीर की ऊष्मा बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन जिनका उच्चारण में शरीर की ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन में 4 प्रकार के होते हैं, श, स और ह। ये कर्म भी आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि ये कर्म क्या होता है। संस्कृत में रीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसमें यही पूछ सकते हैं कि कौन से कितने प्रकार कितने व्यंजन होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं। श, श, है, इनको बोल के देखो। श आप हाथ लगा के श, श, ह, तो उस शरीर की ऊष्मा बाहर निकलती है। इनके बाद में हम बात करते हैं 7 नंबर टॉपिक की, संयुक्त स्वर, यानी ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी 4 होते हैं, लेकिन एक हम देखें तो ध। कौन कौन से होते हैं? श, ज, स्र और त्र। अब ये कैसे होते हैं? क और स से मिलकर बनता है स्र, और ज्ञ बनता है ज और ञ से मिलकर, और श्री वाला स बंद मिलता है स, शंकर और र से मिलकर। ये अर्धवर्ण है, हलंत लगाइए, इसका मतलब ये
अर्धमात्रिक वर्ण है, अर्धमात्रिक यानी अर्धवर्ण है। त्र किससे मिलकर बनता होता है? त और र। ये हमें ध्यान रखना है, ये संधि में काम आने वाली चीजें हैं। अब जो ध वर्ण है, ध वर्ण ये किससे मिलकर बनता होता है? ये द और य से मिलकर बना होता है। ये 5 यानी मेन तो 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 और 5वां आपके उसमें स्पर्श व्यंजन में आता है, इसलिए इसे नहीं जोड़ सकते, लेकिन ये तामिश्रित है। इसके बाद हम बात करें कि अयोग्यवाह, अयोग्यवाह ध्वनि क्या होती है? अयोग्यवाह ध्वनि क्या होती है? जो हम बात करते हैं संस्कृत में, अगर बात करें, ध्यान से सुने, संस्कृत में आप बात करें तो अयोग्यवाह ध्वनि, ध्वनियां, हिंदी में तो इसे कहते हैं अयोग्यवाह ध्वनियां, यानी अनुस्वार। नवा टॉपिक है अनुस्वार और विसर्ग। यह संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, जो कि हिंदी में अयोग्यवाह ध्वनियां कहते हैं। अनुस्वार नाक से बोले जाने ध्वनि और विसर्ग है का उच्चारण, कंठ से बोले जाने ध्वनि है का उच्चारण, और हलंत जो है आपको अर्धमात्रिक बनाता है। देखो ये जो टॉपिक है, अगर आप इसे टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हो तो कम से कम इस टॉपिक में से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने देखा है कम से कम ये समझ लो 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसके अलावा ये टॉपिक व्याकरण संबंधी, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, उस व्याकरण के टॉपिक को क्लियर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद अगले टॉपिक हम संधि लेंगे। इससे पहले अगले टॉपिक में, इसके बाद में हम वर्णों को किसके आधार पर बांटा गया है वो देखेंगे। यानी वर्णों को हम मुख के आधार पर यानी उच्चारण के आधार पर और यत्न के, प्रयत्न के आधार पर कैसे बांटा गया है वो हम देखेंगे, जिसमें महा, प्राण, अल्प प्राण, अघोष, घोष, ये चीजें हम देखेंगे विवाद। ठीक है, नमस्कार।